हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस। बच्चों, आज की इस क्विक रिवीजन सीरीज में मैं बात करूंगा हिस्ट्री चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है 15 मार्च को जो एग्जाम्स होने वाली है एसएसटी का। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अब जब एग्जाम में जाओगे तो काफ़ी अच्छा फील करोगे, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करने की कोशिश किया हूँ जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे। आप एग्जाम जब दे कर आओगे ना तो आप अच्छा फील करोगे, क्योंकि उन सारे की पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसके हेल्प से एकदम इजी टू इजीएस्ट लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे से आंसर आप लिख सको। तो बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रोथ करने में आपकी सहयोग चाहिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रहा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। एग्जामिन द स्टेटमेंट। वो उस 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसको क्लियर एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसमें वो सारे नेशनलिज्म यानी फीलिंग जो था नेशनलिज्म की बात की जो यहाँ पर कही गई है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है, द आइडियाज ऑफ लैब पैट्री। यानी लैब पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड के आइडियाज को क्रिएट किया गया, अवेयरनेस इन्फ्लुएंस्ड किया गया। लेस सिटायन यानी द सिटीजन्स, एम्फेसाइज द नेशन यूनाइट कम्युनिटी। इन सारे चीज़ों को लोगों के बीच में फैलाकर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश किया गया। इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। द न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड कलर फ्लैग थे, उसके जगह पर एक फ्रेंच फ्लैग, एक ट्राई कलर्स को लाकर रिप्लेस्ड किया गया। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन, कह रहा है। एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को रिनेम्ड किया गया। द जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन। उन सारे लोगों को पार्टिसिपेशन किया गया, दिया गया राइट, पार्टिसिपेट करने के लिए राइट दी गई है ना। जनरल इलेक्शन में आप अपने पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। न्यू हाइम्स वेयर कंपोज, नए नए मंत्र, नए नए एंथम, ओथ, मार्टर्स कमेमोरेट को याद किया गया, सलामी दी गई। इस तरीके की चीज़ों को यादगार करने के पीछे रीजन क्या था? लोगों को यूनाइट करना था, लोगों को अपने देश के प्रति एक नेशनल फीलिंग लाने की बात कही गई थी। फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, है ना, इन सारी चीज़ों को लाया गया। फोक का मतलब होता है बच्चों आपका जो लोकल, जो रिलीजन्स आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उससे रिलेटेड सॉन्ग, उससे रिलेटेड पोएट्री, उससे रिलेटेड डांस को लाया गया, ताकि लोगों में अपने देश के प्रति एक अच्छी फीलिंग आ सके। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इज फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ। जैसे कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके जगह पर एक फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ लाया गया, है ना। ऑल सिटीजन विद इन इट्स टर्सरी। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यू वेयर एबॉलिश्ड। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी था उसको एबॉलिश करके उसको प्लेस पर, इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम किस चीज़ का? वेट का, मेजरिंग का, ये सब चीज़ें लाया जाता है। देन उसके बाद रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज किया जाता है, और एक लैंग्वेज जो इस फ्रेंच लैंग्वेज को लाया गया, स्पोकन, मतलब फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन, यानी फ्रेंच को इस बोलचाल की भाषा में यूज करना है, और रिटेन इन पेरिस। तो ये सारी चीज़ों को, यानी आप लिख सकते हो रीजनल डायलेक्ट को एबॉलिश कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ताकि आपको फटाफट क्विक रिविजन्स में आप इन सारे पॉइंट्स को लिख कर आप अपने मार्क्स स्कोर को अच्छा से अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम। तो व्हाट चेंज डिड नेपोलियन, नेपोलियन ने क्या चेंज किया था? तो नेपोलियन, आपको पता है नेपोलियन को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, सिविल कोड भी कहा जाता है। तो यहाँ सिविल कोड के बारे में बात कही गई है। तो देयर आर सेवरल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, है ना। यहाँ पर नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस की थी। वो चेंजेस क्या है? तो सबसे पहले चेंजेस जो था, उसने सिविल कोड को इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? ये क्वेश्चन पूछ दे देगा एग्जाम्स में 1 नंबर में, तो आपको आना चाहिए 1804। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नेपोलियनिक कोड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज जो दिया जाता था उसको एबॉलिश करके, है ना, बाय बर्थ वाला सिस्टम को हटा दिया गया था, ठीक है। द सिविल कोड को इस्टेब्लिश किया गया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के सामने, लॉ के नज़र में सब लोग क्या है, एक सबको एक इक्वल राइट्स दिया जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई, ठीक है। दूसरी बात कही, ही ऑल्सो सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन था, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, उसको एक सही तरीके से लाया जाता है। देयर वॉज एबॉलिशमेंट फेडरल सिस्टम। एबॉलिस्ट मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था उसको हटाया गया। एंड पीजेंट्स वेर फ्रीड फ्रॉम सर्फडॉम। और सर्फडॉम को फ्रीडम मतलब आज़ादी, यानी जो दासता था, जो किसान थे वो सेफडॉम के अंडर में थे, उनको हटा दिया गया, सर्फडॉम सिस्टम से हटाया गया। मैनोरी ड्यूटी भी हटाई गई। ये सारी चीज़ें जो नेपोलियन ने आकर ख़त्म करता है। पहला, फ्यूडल सिस्टम को हटाता है। दूसरा, पीजेंट को फ्री करता है सर्फडॉम सिस्टम से। थर्ड, मैनोरियल ड्यू हटा देता है। टाउन में जो गिल्ड सिस्टम चल रहे थे, गिल्ड का मतलब होता है कुछ लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं एक ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे लोगों को उस प्लेस पर बिजनेस करने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर अनुमति लेना है तो उनसे पूछना होगा। तो उस सारे ग्रुप को गिल्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गिल्ड भी बोल सकते हैं, गिल्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं उस गिल्ड सिस्टम को नेपोलियन ने हटा दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया नेपोलियन ने। दूसरी, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू फाउंड फ्रीडम वॉज थ्रूली इंजॉयड बाय वर्कर्स। जो नए तरीके से जो फ्रीडम को फाउंड किया गया वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल था। किसके द्वारा? वर्कर्स के द्वारा। पीजेंट, आर्टिशियन, ये सारे बिजनेसमैन उस सारे चीज़ों को इंजॉय कर रहे थे। स्मॉल स्केल, किस चीज़ को इंजॉय कर रहे थे? जो फ्रीडम को फाउंड किया गया। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ। जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, जो गुड्स बनाते थे या बिजनेसमैन थे, वो एक यूनिफॉर्म लॉ चाहते थे। तो नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉ लाएगा। स्टैंडर्डाइज सिस्टम को, वेट सिस्टम को इस्टेब्लिश की जाती है। मेजर सिस्टम को इम्प्रूव की जाती है ना। कॉमन नेशनल करेंसी लाई जाती है। सब मतलब एक देश में एक करेंसी होनी चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को, सिस्टम को सुधारा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज द गुड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बिजनेसमैन अप्रिशिएट द बेनिफिट टू यूनिफॉर्म लॉ। अब सारे बिजनेसमैन को जब ये बेनिफिट होने लगा तो लोग काफ़ी ज़्यादा उनकी बिजनेस वैल्यू जो थी बढ़ जाती है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उनकी बिजनेस करने की जो रिजिडिटी थी वो ख़त्म हो गई। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डिड ग्रीक वॉर, हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक कैसे इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों को कैसे मोबिलाइज करता है और लोगों के बीच में कैसे एक फीलिंग को डेवलप करता है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि ग्रीक जो वॉर है कैसे इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो कैसे स्प्रेड करता है ना। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आपको। तो एजुकेटेड इलाइट, इलाइट का मतलब होता है बच्चे जो रिच पीपल होते थे उसको इलाइट ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। तो कह सकते हैं जो ग्रीक का जो वॉर था नेशनलिज्म में, यूरोप के नेशनलिज्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरोप स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक्स। ओके, तो नेशनलिस्ट इन ग्रीक गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स। जो एग्जाइल हो गए थे, जो ग्रीक्स के लोग को राजाओं ने, एम्पायर ने बाहर निकाल दिया था, एग्जाइल कर दिया था, देश निकाला कर। तो वो देश के कुछ लोग, जब नेशनलिस्ट की फीलिंग जब लोगों में डेवलप होती है तो घर के अंदर यानी ग्रीक के अंदर के लोग बाहर निकाले हुए ग्रीक को सपोर्ट करने लगे। सिंपैथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, है ना। जो सहानुभूति होता है, कल्चर, उनको प्रिजर्व कर रहे थे। ग्रीक कल्चर्स को लोग फॉलो कर रहे थे। पोएट एंड आर्टिस्ट लैंडेड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने, कहा जा सकता है, ग्रीस एज अ क्रैडल। क्रैडल का मतलब पालना। पालना मीन्स जैसे बच्चों को जब जन्म होते हैं तो वो जब बच्चे उनको झुलाया जाता है उसको क्रैडल बोलते हैं। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल तो ग्रीक प्ले करता है। और ग्रीक को पोएट आर्टिस्ट ने कहा है कि ग्रीक एक क्रैडल के रूप में काम किया, है ना, यूरोपियन सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, द इंग्लिश पोएट जैसे लॉर्ड बेरॉन जो थे, बेरॉन, उन्होंने फंड को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, और वॉर में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि उनको काफ़ी हाई फीवर आता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप लेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ये क्रांति आगे की ओर बढ़ता है और जो ग्रीक से मतलब ऑटोमन एम्पायर हो गया, ये सब चीज़ें, ग्रीक फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल होता है। ऑटोमन जो एम्पायर का कैप्चर होता है उससे लोग छुटकारा
पाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चलो, अब ऑटोमन एम्पायर को भी अब इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से भी इन्होंने आज़ादी पा ली। अब फाइनली एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल होता है, ये पूछ सकता है बच्चों एग्जाम्स में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल जो हुआ था कब हुआ था? तो 1832। आप इसका आंसर याद कर लो। जो रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन, और यहाँ ये रिकॉग्नाइज कॉन्स्टेंटिनोपोल से ये उसके बाद ये रिकॉग्नाइज करता है कि ग्रीस एक क्या बन गया, एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यूनिफिकेशन जर्मनी का जो स्ट्रगल चला था वो आपका 5 इयर्स 1866 से लेकर 71 तक। ये डेट याद रखोगे, 66 to 71। जो मिडिल क्लास थे जर्मन के, वो यूनाइटेड होते हैं 1848 में टू क्रिएट अ नेशन स्टेट एंड आउट ऑफ न्यूमरस जर्मन स्टेट। जर्मनी में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स अलग अलग डिवाइड थे, उसको एक यूनाइट करके एक जर्मन स्टेट्स बनाया जाता है। दिस एफर्ट्स वेर सप्रेस्ड बाय द मोनार्की। अब ये छोटे छोटे स्टेट्स जो थे वो किसके अंडर में थे? मोनार्की, मिलिट्री एंड लैंड ओनर्स इन प्रूशिया। ओके, तो द नेशनल यूनिफिकेशन जो था वॉज टेकन अंडर बाय द लीडरशिप ऑफ प्रूशिया। तो यूनिफिकेशन जो हो रहे थे किसके द्वारा? कौन? प्रूशिया के लीडर के अंदर, यानी प्रूशिया लीड कर रही थी इस चीज़ों को, है ना, यूनिफाई करने में हेल्प कर रहा था। प्रूशिया टोक ओवर द इनिशिएटिव द यूनाइट जर्मनी। जर्मनी को यूनाइट करने में प्रूशिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, रोल रहती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा ऑटोमन बिस्मार्क का इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं प्रूशिया का, मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रूशिया का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो प्रूशिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो बिस्मार्क होते हैं उन्होंने। वहाँ इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, वो जर्मनी को यूनिफाई करना, जर्मनी को एकजुट लाकर एक बड़ा स्टेट बनाना। इसके लिए वहाँ पर 7 सालों तक लड़ाई होती है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। बच्चों यहाँ पर जो 1871 में कैसर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है एक राजा, एक एम्पायर के रूप में, और एक न्यू एम्पायर बनाया जाता है। करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यू जर्मन एम्पायर इंट्रोड्यूस करती है। बच्चे अगर बात करें कि जब यहाँ पर जब जर्मनी की जीत होती है, आफ्टर द विन ऑफ द जर्मनी, द रॉयल पैलेस ऑफ वर्सेल द किंग ऑफ प्रूशिया वाज क्राउन्ड। तो ये पूछ सकता है कि प्रूशिया का न्यू किंग कौन बना था? कैसर विलियम फर्स्ट, है ना। तो रॉयल पैलेस का नाम क्या था? वर्सेल्स। तो जर्मन एम्पायर इट वाज सिम्बोलाइज्ड। अब ये जो चीज़ें है, किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? द बर्थ ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। तो ये आपका क्विक रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं फटाफट। बच्चों आके हम डिस्कस करेंगे एलिगरी क्या, एलिगरी का इंपॉर्टेंट रोल क्या रहा है। ठीक है, इटली का यूनिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन देखेंगे, सबको देखेंगे। बने रहे मेरे साथ, तो देखते रहो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करेंगे, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की यूनिफिकेशन जो हुई थी 1859 से 70, यानी लंबा टाइम लग गया था। आप देखोगे 11 ईयर्स लग गए थे। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, रोल ऑफ म्यूजिनी का क्या रोल रहा, रोल ऑफ काउंट कैवर का क्या रहा, रोल ऑफ गुस्सिपे गैरिबल्डी का क्या रहा, ये सारी चीज़ें। तो इटली को यूनिफाई करने में पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन रहा। जैसे कि अगर हम बात करें, जर्मनी की तरह इटली भी एक पॉलिटिकली फ्रैगमेंट हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें 19th सेंचुरी के मिडिल में, तो इटली भी काफ़ी 7 स्टेट में डिवाइडेड था। सिर्फ एक स्टेट ऐसा था जो सर्डेनिया पिडोमोंट, वो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर में रूल कर रहा था। ठीक है, नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग के अंडर में रूल्ड हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन हैम्सबर्ग उस पर कब्जा कर रखा था। ठीक है, सेंटर जो था पॉप के अंदर में था। साउथ जो था बर्बन किंग के ऑफ स्पेन यानी स्पेन के किंग को बर्बन कहा जाता है, बर्बन डायनेस्टी के अंडर में था। तो इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन, यानी अलग अलग कह सकते हैं छोटे छोटे स्टेट्स में इटली बटा हुआ था, उसको एक साथ लाया गया। इसके लिए मिजीनी गरिबल्डी का काफ़ी ज़्यादा, कैवर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 3 पर्सन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों यहाँ मिजीनी जो थे, गुस्सिपी मिजीनी, इन्हें सीक्रेट सोसाइटी जिसको यंग इटली को सेटअप करते, इनको बाहर निकाल दिया जाता है देश से। फिर भी वो अपने जो सोसाइटी था सीक्रेट यंग इटली, यानी अंडरग्राउंड होकर लोगों को एक साथ करना, जिसको हम बोल सकते हैं रिवोल्यूशनरीज को, है ना, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ काउंट कैवर।
इनका भी ये चीफ मिनिस्टर थे प्रेशिया का, हु लीड द मूवमेंट ऑफ यूनिफाई इटली। इटली को यूनिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों यहाँ पर बात कर ले, ही फॉर्म्ड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक अलायंस करते हैं, एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन फोर्स, और ऑस्ट्रेलियन फोर्स को हटा देते मतलब हरा देते हैं। बात करते हैं गुस्सिपी गैरिबल्डी का क्या रोल रहा। तो गैरिबल्डी जो थे, इन्होंने आर्म्ड वॉलेंटियर को लेकर इन 1860 में दे मार्च टू साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिली एंड सक्सीड इन ड्राइविंग आउट द स्पेनिश रूलर्स। तो इस तरीके से इनकी विजय प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशन, यानी ब्रिटिश को एक नेशन स्टेट बनने में क्या क्या उनको कह सकते हैं, उनको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर 18th सेंचुरी के पहले की बात करें बच्चे, तो ये वो एक नेशन स्टेट नहीं था, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे, है ना। तो इसको यूनिफाइड करने में काफ़ी मतलब एक वक्त लगा। तो कौन कौन से स्टेट, जैसे कि आप बात कर सकते हैं आइजेल्स, इथनिक वंस, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इस तरीके से 4-5 को मिलाकर एक इंग्लैंड बनाया जाता है, ब्रिटेन बनाया जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो आगे हम बात करेंगे ऑल दीज इथनिक ग्रुप, जो उसका उनका अपना कल्चर थे, अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, है ना। लेकिन जब बात करते हैं कि इंग्लिश नेशन स्टडली ग्रीव इन वेल्थ, जब इंग्लिश की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया जाता है। जो इंग्लिश थे ना, इंग्लिश के पास पावर बढ़ता चला गया, उसके पास पैसे आए, तो इससे क्या हो गया, उसने अपने पावर को बढ़ाया, और जो अगल बगल स्कॉट, वेल्स और आयरिश था, उस पर कैप्चर करके एक ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। उसके बाद बात करते हैं द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। 1688 में जो मोनार्की सिस्टम था, उससे पावर ले लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है, एंड द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, थ्रू विच अ नेशन स्टेट, इंग्लैंड एक सेंटर पावर बन जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जो था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो यूनाइटेड किंगडम बनाया जाता है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि द इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, फिर धीरे धीरे वो उसको स्कॉटलैंड पर भी कैप्चर कर लेता है। बच्चे आगे, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लैंड इन ऑल एस्पेक्ट्स। स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो था, ये इंग्लैंड के द्वारा डोमिनेटेड कर दिया जाता है, मतलब कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन लीड बाय द उल्फ टोन इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा था, जो फेल हो जाता है। हिज यूनाइटेड आयरिश मैन जो थे 1798 में, ब्रिटिश टुक ओवर आयरलैंड एंड फोर्सफुली, मतलब आयरिश जो था, उल्फ टोन जो थे, रिवॉल्यूशन कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ में, वो फेल हो जाता है 1798 में, और फिर ब्रिटिश जो है आयरलैंड पर भी इस तरीके से कैप्चर कर लेता है। बच्चे, ब्रिटिश जो थे आगे, नेशन वाज फॉर्म्ड विच इंक्लूड वेरियस सिंबल। जब ये नया एक नेशन बन जाता है, तो अपना एक सिंबॉलिक के रूप में फ्लैग, अलग नया एंथम, लैंग्वेज, इन सारे चीज़ों को उन्होंने क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ हैड द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप। यहाँ फीमेल फिगर को एलिगरी बोला गया है। एलिगरी कहने का मतलब बच्चों एलिगरी एक सिंबल होती है, किसी देश को, किसी सब्जेक्ट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक फीमेल को एक एलिगरी के रूप में, एक फीमेल फिगर को एलिगरी के रूप में एक सिंबलाइज किया गया, दिखाया गया नेशन के लिए। तो यहाँ पर आर्टिस्ट जो है फाउंड अ वे आउट ऑफ रिप्रेजेंट अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन, यानी इस कंट्री को एक रिप्रेजेंट करना, एक पर्सन के रूप में दिखाएं। द नेशन वर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। इस नेशंस को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया, क्योंकि जो वुमेन्स जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी संघर्षशील होती है, काफ़ी पेशेंसफुल होती है, कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगलफुल होती है। तो इस तरीके द नेशंस, उस समय की बात करें कि फीमेल को एक मतलब ज़्यादा सोसाइटी में एक बॉटम पार्ट पर रखा जाता था, आगे निकलने नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्हें बाहर बढ़ने की, बाहर उनकी फ्रीडम की बात कही गई है। द नेशन वेयर पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर। द फीमेल फिगर वाज चूजन एज अ पर्सोनिफाई द नेशन, यानी फीमेल फिगर एक नेशन को पर्सोनिफाई कर रहा है बच्चे। इट ग्रेप्स द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन
कंक्रीट फॉर्म में दिखाया गया। फीमेल फिगर एक नेशन, तो इस तरह से मतलब फ्रेंच जब रिवॉल्यूशन हो रहा था वहाँ पर भी फीमेल को एलिगरी के रूप में पोर्ट्रे किया गया था, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के रूप में। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आती है। आगे आगे हम बात करेंगे कल्चर है, कल्चर जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना नेशनलिज्म, यूरोप के नेशनलिज्म में 18th और 19th सेंचुरी में। तो इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है। तो कल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक हेल्प करता है एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग वेर नॉट फोकस्ड। इफोर्ट वॉज शेयर कलेक्टिव हेरिटेज ऑफ कॉमन कल्चर पास द बेसिक्स ऑफ नेशन। बच्चों अगर हम बात करेंगे दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन रीजन्स एंड साइंस। जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड जो थे पॉपुलर थे टू स्पिरिट थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पेट एंड फोक डांस। इस तरीके से चीज़ें। बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताया इतना आप करके जो आप सच बता रहे हैं आपको यहाँ से 100% आपका नंबर आने वाला है। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, इसका क्या क्या इफेक्ट रहा इसको देख लेते बच्चे। द मेन जो काउज था वियना कांग्रेस, तो होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, है ना, वहाँ का जो ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिक वो लीड कर रहा था। चलिए, तो बर्बन डायनेस्टी जो थे विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, वर रिस्टोर्ड टू पावर। जब 15 में वियना एक्चुअली नेपोलियन के साथ हुआ था, नेपोलियन हार जाता है, धीरे धीरे सारे अपने जो जीते हुए स्टेट छूटते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बर्मन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर्ड होता है। बर्मन डायनेस्टी को हरा कर ही नेपोलियन पावर में आया था। 1815 फिर हार जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, फ्रांस लॉस द टेरिटरी, वही कह रहा है नेपोलियन लॉस कर लेता अपने आप। द सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट ऑफ द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। जितने भी फ्रांस से जो लगे हुए थे स्टेट की बाउंड्री वो क्या होता था, छोड़ना पड़ता। द प्रिवेंट फ्रांस एक्सटेंशन इन फिगर। किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम वाज सेट अप। फिर धीरे धीरे नीदरलैंड, बेल्जियम इस तरह से पावर में आता है। पर्सिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी। पर्सिया फिर धीरे धीरे क्या करता है, एक वेस्टर्न फ्रंटियर का एक नया टेरिटरी बनता है इस तरह का अपना है। तो कहने का मतलब वियना एक क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना एक नेपोलियन के साथ समझौता होता है जिसमें नेपोलियन को फिर से हार माननी पड़ती है और फाइनली फ्रांस पावर में आ जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें मेटरनिक जो बर्बन डायनेस्टी था रिस्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन का सीरीज का फर्स्ट पार्ट था यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, आप अच्छे से इस पॉइंट को देख लेना। जय हिंद बच्चों।